Hello everyone. So now we are going to start with the concept of project report and feasibility report. So we are going to discuss now what do you mean by project report, what are the essentials of project report, what are the uses of project report, and what do you mean by the concept of feasibility study. So in the previous lecture we have already covered about the business environment, different types of environment, the micro factor, internal, external, micro, macro, everything we have discussed. Now we'll move further with the concept of project report. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? देखो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है दैट इज बीइंग कंसिडर एज अ रिटन डॉक्यूमेंट एंड विच विल बी कंटेनिंग ऑल द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोजेक्ट. तो जो भी प्रोजेक्ट आप या आपकी कंपनी आगे करना चाहती है उसका पूरा ब्लूप्रिंट रहेगा और उसका पूरा इंफॉर्मेशन हम एक रिटन डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट करके रखेंगे और उसी को हम कहेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट. तो आप अभी कहेंगे कि सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज़रूरी क्यों है? तो देखो, जब भी हम बिजनेस में नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं तो हमें रखता है फंड्स. वी रिक्वायर फाइनेंस and for finance we go to the financial institutions, we go to the banks, and banks will demand what? Banks will demand the project report. बैंक ये कहेगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करो and they will analyze the project report. After analyzing the project report they will find out कि whether the project is suitable or not, और उसके बेसिस पे फिर लोन या फंड्स को रिलीज किया जाता है. इसीलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो हम प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज व्हाट? प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ ब्लूप्रिंट गाइडिंग द एंटरप्रेन्योर टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट. तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल होगा जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स होंगे. एनालिसिस किया जाएगा, मार्केट का एनालिसिस किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का, फिनेंसेस का, मैन पावर का, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ का, सारे के सारे पॉइंट्स होंगे. और ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये सभी पार्टीज़ को हेल्पफुल होता है. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे मैंने अभी कहा आपको, बैंक्स, उनको भी इसकी यूज़ होती है. गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी इसकी यूज़ होती है. इन्वेस्टर्स जो है वो कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं उनको भी इसका हेल्प होता है. तो बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है. बिकॉज अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका प्रॉपर रहा तो ही बाकी के जो पार्टीज है उसमें इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और उन्हें भी उसका हेल्प मिल पाएगा. तो अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर. तो सबसे पहले अगर पॉइंट देखें तो बहुत सारे पॉइंट्स है, एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करता हूं. एंटरप्रेन्योर के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर 1 इज ऑब्टेनिंग द लोन्स एंड एडवांसेस. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल बी यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग लोन्स एंड एडवांसेस from banks as well as the financial institutions. Banks will be providing loan आफ्टर एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. तो मैंने अभी आपको कहा कि बैंक पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एनालाइज करेगा, उसके बाद ही लोन प्रोवाइड करेगा. सेकेंड जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट क्लियरेंस. तो गवर्नमेंट क्लियरेंस के लिए भी जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ताकि हमें परमिशन मिल जाए सभी पॉइंट से रिलेटेड, तो उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है. जिसमें अगर एनवायरमेंटल क्लियरेंस हमको चाहिए तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को सबमिट करना पड़ेगा, तो ही गवर्नमेंट से हमें लाइसेंस मिलेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट अप्रूव कर रहा है, बिकॉज इसमें कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं है. तो फॉर गवर्नमेंट क्लियरेंस ऑल्सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज एसेंशियल. नंबर 3 जो है वाइबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. वाइबिलिटी का मतलब होता है सूटेबिलिटी. तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये भी कह सकता है कि जो एग्जैक्टली साउंडनेस क्या है, व्हाट इज द साउंडनेस ऑफ द प्रोजेक्ट, बेसिकली ऑन द टेक्निकल बैकग्राउंड्स, ऑन द फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स एंड ऑल अदर पॉइंट्स विच आर बीन रिलेटेड. तो उसके बेसिस पे वाइबिलिटी भी चेक की जाएगी. नेक्स्ट इज रेफरेंस गाइड. तो रेफरेंस गाइड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर अबाउट द प्रोजेक्ट एंड एक्ट्स लाइक अ रेफरेंस गाइड. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो रेफरेंस गाइड का भी काम करता है, रेफरेंसेस का काम करता है. जो उस प्रोजेक्ट को या प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्टडी करना चाहते हैं या जो प्रोजेक्ट क्या होगा इन फ्यूचर उसके रिलेटेड ये रेफरेंस गाइड का भी काम करता है. Next is controlling. It acts as a controlling device also for the checking related to the expenses related to the projects, project expenditures, project progress. सभी चीज़ें हम हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आइडेंटिफाई कर पाएंगे. और इंफॉर्मेशन का भी काम करता है बिकॉज इट सप्लाइज दी वाइटल इंफॉर्मेशन. द वेरियस काइंड्स ऑफ डेटा आर सप्लाइड. तो ये जो इंफॉर्मेशन देने का भी काम करता है. तो इतने सारे पॉइंट जो है वो एंटरप्रेन्योर के लिए इंपॉर्टेंट है. तो इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर हमने देख लिया. आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंसिंग एजेंसी.
एजेंसीज। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंसिंग एजेंसीज की बात करें तो उसमें नंबर 1 है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन्स पास करने के लिए, एडवांसेस देने के लिए भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा। और जो हमारे इन्वेस्टर्स होंगे वो इन्वेस्टर्स को भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज़रूरी है, बिकॉज इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ध्यान से एनालाइज करते हैं। तो दे आर एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनालाइजेशन दे आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। फॉर दैट दे हैव डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश, सच एज क्रिसिल है, सच एज इकरा है, जो क्या करता है, क्रेडिट रेटिंग देने का काम करता है कि इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसको आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं इन फ्यूचर, उसका पूरा क्रेडिट साउंडनेस कितना है कंपनी का, वो सारी चीज़ें एनालाइज करने का काम ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करते हैं। उनके लिए भी ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो ज़रूरी होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज, तो इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज में क्या है, नंबर 1 है सब्सिडीज, नंबर 2 है टैक्स एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस और नंबर 3 है क्लियरेंस। सब्सिडीज का मतलब गवर्नमेंट की कंसेशंस। अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से हमको वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडीज मिल सकता है, वेरियस टाइप्स ऑफ कंसेशंस मिल सकता है, टैक्स में रिबेट्स मिल सकता है, टैक्स माफ हो सकता है, मतलब कॉल टैक्स एग्जेम्पशंस, और बहुत सारे हमको डिडक्शंस भी मिल सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ पॉइंट। और गवर्नमेंट की तरफ से जो क्लियरेंस होगा, जो हमको लाइसेंस मिलने वाला है, वो भी तुरंत मिलेगा अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रॉपरली हमने सबमिट किया है। और गवर्नमेंट के जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स है या जो ऑफिसर्स है, उनके एनालाइजेशंस के बेसिस पे अगर उनको लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सूटेबल होगा तो हमको उसका परमिशन ज़रूर मिलेगा। तो ये हमको ध्यान में रखना है। फर्दर आगे अगर बात करें तो फिजिबिलिटी स्टडी, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो हमने अभी देख लिया, अभी हम देखेंगे फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है। तो फिजिबिलिटी स्टडी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, एक प्रिलिमिनरी स्टडी होती है, मतलब एक प्रोजेक्ट जो है उसकी वाइबिलिटी या सूटेबिलिटी फाइंड आउट करने से पहले की जो स्टडी है, प्रायर स्टडी बोल सकते हैं हम उसको। तो ये एक टाइप की प्रिलिमिनरी स्टडी है। उसमें हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एक प्रोजेक्ट की सूटेबिलिटी कितनी है। जो भी प्रोजेक्ट हम मार्केट में लाने वाले हैं वो प्रोजेक्ट मार्केट में कैसे परफॉर्म करेगा, उसके लिए एक प्रिलिमिनरी स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। तो उसको हम प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी बोलते हैं या प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी भी बोलते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी फिजिबिलिटी की जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर फिजिबिलिटी स्टडी में क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, तो उसके लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्निकल फिजिबिलिटी देखेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो टेक्नोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है, कितना पैसा लगेगा, कितने पैसे मशीन्स पे लगेंगे, टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड कितना लगेगा, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम रिसर्च पहले ही करेंगे, दैट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी। फिर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सेफ्टी वाइज कैसा है, सेफ्टी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। तो सेफ्टी फिजिबिलिटी में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, जो हमारे लोग हैं जो काम करने वाले हैं, उनकी सेफ्टी कितनी स्ट्रांग होगी इस प्रोजेक्ट में। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल फिजिबिलिटी। तो पॉलिटिकल फिजिबिलिटी जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो पॉलिटिकली भी कितना हमारा प्रोजेक्ट सूटेबल है वो भी देखा जाएगा। फिर एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी मतलब हमारे प्रोजेक्ट की बेसिस पे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर एनवायरनमेंट के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है तो फिर प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, लाइसेंस हमें नहीं मिलेगा। तो एनवायरमेंटल बैकग्राउंड को भी ध्यान में रख के हमारा प्रोजेक्ट कितना स्ट्रांग है वो देखा जाएगा। फिर मार्केट फिजिबिलिटी है, मार्केट फिजिबिलिटी में हम कंज्यूमर की जो डिमांड है, मार्केट शेयर है, प्रॉफिट्स है, उसके बारे में देखेंगे। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उन्होंने क्या प्लान्स बनाए, उनकी क्या पॉलिसीज़ है, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज है, वो सारी चीज़ों के ऊपर एनालाइजेशन पहले ही किया जाएगा ताकि हमें मार्केट में जो फिजिबिलिटी मिले हमारे प्रोजेक्ट को वो काफ़ी अच्छी हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब होता है एवरीथिंग विच इज रिलेटेड विद मनी, कि हमारे प्रोजेक्ट के बेसिस पे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कितने इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी किया जाता है कि हमारे कॉस्ट के कंपैरिजन से हमको कितना बेनिफिट मिल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज कोई भी कंपनी कोई भी नया प्रोजेक्ट मार्केट में लाता है तो उनका बेसिक एक्सपेक्टेशंस ये होता है कि इससे हमें कितना रेवेन्यू मिल पाएगा। सो जितना भी रेवेन्यू वो जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए पहले ही वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि ये प्रोजेक्ट में हमारी कॉस्ट कितनी होगी और उसके कंपैरिजन में हमारा प्रॉफिट कितना होगा। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। नेक्स्ट इज लीगल फिजिबिलिटी। लीगल मतलब पूरे लॉस
के बेसिस पे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस, पूरे लाइसेंसिंग, ये सारे कंसेप्ट हमारे लीगल फिजिबिलिटी में कवर हो गए। तो जहाँ पे लीगल स्क्रूटिनी का कंसेप्ट कवर हो सकता है, लीगल इश्यूज जो कंपनी को फेस करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज अवर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, कि किस तरीके से हमारा ऑपरेशन होगा, किस तरीके से हम ऑपरेट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल का सेटअप कैसा होगा, वर्किंग कैसे होगा, इसका भी हमको पहले ही प्री प्लान्ड वाइबिलिटी चेक करना जरूरी बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा 9th नंबर का पॉइंट, आखिरी पॉइंट, एंड विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल मतलब देखो, ये सारी चीजें करने के लिए लगेगा पैसा, तो हम फाइनेंस को कैसे रेस करने वाले हैं। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हमारी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के साथ ही मैच करती है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए अप्रोप्रिएट फंड्स लगेंगे, वो फंड्स हम कहाँ से लेने वाले हैं, हमारा कितना खुद का कंट्रीब्यूशन होगा, कितने बैंक से हम कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, ये सारी चीज़ों को पहले से ही हमें प्री प्लान्ड या रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो वी हैव कवर्ड अबाउट द 2 कंसेप्ट्स नाउ, एंड द कंसेप्ट इज फिजिबिलिटी स्टडी एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं पेपर में, बिकॉज आपको अभी पता है कि पेपर जो होने वाला है वो एमसीक्यू पैटर्न में होने वाला है। तो आप अगर एमसीक्यूज पैटर्न में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एमसीक्यूज डाले हुए हैं चैनल पे। लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम पे आपको चैनल पे एमसीक्यूज मिल रहे हैं। तो लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम पे आप FYBCom की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप एमसीक्यूज का प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।